हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, व्यास आईएएस एकेडमी के चैनल पर मैं कुलदीप व्यास आपका स्वागत करता हूं। अच्छी खबर है कि सीरीज हमने चलाई है रिवीजन और प्रश्न उत्तर की प्राचीन भारत लोक सेवा आयोग द्वारा जो वन ईयर की परीक्षा हुई उसमें अधिकांश प्रश्न आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। उसी सीरीज में हम आज आगे बढ़ते हुए कहाँ जा रहे हैं? मौर्योत्तर काल पर जा रहे हैं। ठीक है, मौर्योत्तर काल दो तरीके से समझा जा सकता है। एक तो समय के आधार पर समझेंगे तो 220 की बात जाता है। इस समय को धर्म के दृष्टिकोण से भागवत समय कहा, कि अभी तक बौद्ध धर्म का प्रभाव था तो अब भागवत धर्म का प्रभाव होने वाला है, यानी बौद्धों का प्रभाव कम होगा। इस समय को दो एंगल से देखिए। अगर भारत की सीमाओं पर देख रहे हैं तो सीमाओं पर विदेशी खड़े हैं जो तैयारी है आक्रमण करने की, और उन विदेशियों के साथ भारत के केंद्र में कौन है? देसी राज्य हैं, स्थानीय राज्य है। ठीक है, तो ये चार्ट आपको मैंने पहले ही बना के रखा है, जिससे आपको थोड़ा सा समय बचेगा, है ना। तो पहला प्रश्न है कि इन विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम क्या है? तो क्रम आपके सामने है, HSPK याद रखना है। तो ये पहला प्रश्न आपका तैयार हुआ, HSPK पहला प्रश्न है। अब H का अगर आपको फुल फॉर्म देखना है तो इंडो यवंस या इंडो ग्रीक्स कहते हैं इनको, हिंदी यवन, इनको शक कहा जाता है, इनको पहलव कहा जाता है और इनको कुषाण कहा जाता है। ऐसे ही भारतीय राज्यों का क्रम पूछेगा, कई बार पूछा जा चुका है। शुंग हैं, कण्व हैं और आंध्र सातवाहन हैं। तो प्रश्न नंबर क्रम का, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में हम इन विदेशी आक्रमणकारियों को थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। तो उनकी चर्चा आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपके सामने ही है। तो अब इनको डिटेल देख रहे हैं। हिंदी यवनों को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। हिंदी यवनों को कितने भागों में डिवाइड करने जा रहे हैं हम लोग? अब दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट है, पार्ट का मतलब दो राजाओं का उल्लेख हुआ है या दो ब्रांचों का उल्लेख हुआ है जिन्होंने इंडो ग्रीक्स जो सिकंदर के बाद भारत में रह गए थे वो भारत पर आक्रमण कर रहे हैं या भारत से उनका संबंध बन रहा है। तो जैसा मैंने कहा, दो राजा हैं, डेमेट्रियस, ट्रियस लिखिएगा, डेमेट्रियस और यूकेटाइडस इनको याद मत करना, यूकेटाइडस या यूक्रेटाइडस है। जैसा मैंने कहा याद नहीं करना है, प्रश्न बनेगा नहीं ज्यादा। तो प्रश्न कहां से बनेगा वो देखिए। ड्रेमेटियस शाखा से एक व्यक्ति भारत आया है जिसका नाम है मिनांडर। ये प्रश्न नंबर 4 है ना, जैसे मैंने आपको कहा था। प्रश्न नंबर 4 यही तैयार हो गए हैं, तो प्रश्न नंबर 5वां होना चाहिए इसको। तो मिनांडर से 5वां प्रश्न आएगा। क्या प्रश्न आएगा कि भारत आया और बौद्ध धर्म से प्रभावित हो गया। बौद्ध धर्म में इसे किसने इंप्रेस कर लिया? बौद्ध भिक्षु नागसेन ने। और जैसे ही नागसेन से प्रभावित हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि नागसेन से उसने कुछ प्रश्न पूछे फिलोसफी के, और ऐसा बढ़िया जवाब दिया नागसेन ने कि मिनांडर पैरों में गिर पड़ा और कहता है कि भैया तुम मेरे गुरु हो। तो यहां से प्रश्न बनता है कि मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो बेसिकली मिनांडर को ही बौद्ध धर्म में जब ट्रांसफर कर लिया, उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, तो नाम क्या पड़ गया? मिलिंद। तो मिलिंद पन्हो प्रश्न, मिलिंद के प्रश्न किससे हैं? नागसेन से। किस बारे में? दर्शन के बारे में। प्रभावित होता है और स्वीकार कर लेता है। 6 प्रश्न हो गए। यूक्रेटाइडस से कोई प्रश्न नहीं बनता, बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यूक्रेटाइडस से पहला प्रश्न क्या है? और पहला नहीं से तो 5 प्रश्न बनने चाहिए। प्रश्न नंबर 7वां है इसमें कि यहां से कौन आया। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो हेलियोडोरस आया भारत। कौन आया? हेलियोडोरस। क्या करता है? जहां ये बुद्ध धर्म को ग्रहण करता है वहीं ये व्यक्ति भागवत धर्म को ग्रहण करता है। और भागवत ग्रहण करने के लिए उसका केंद्र क्या है? उस समय भारत की राजधानी पाटलिपुत्र के बाद बनी थी विदिशा। किसने बनाई थी? इन शुंगों ने बनाई थी। तो इनकी राजधानी क्या है? विदिशा। क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिएगा। कहां चला गया है वो? विदिशा चला गया है भागवत धर्म के बारे में जानने की। क्योंकि सबसे बड़ा केंद्र यही है, राजधानी। ना केवल जाता है बल्कि भागवत धर्म को ग्रहण भी कर लेता है। तो नाम इसका भी बदल जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? परम भागवत
किसका नाम हो जाएगा? हेलियोडोरस का नाम परम भागवत। तो प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 9 और ना केवल है बल्कि विदिशा में विष्णु के वाहन यानी कैरियर को एक गरुड़ स्तंभ बना देता है। यानी इससे तय होगा कि भागवत धर्म का जो प्रतीक है वो कौन है? विष्णु है, और विष्णु का कैरियर कौन है? गरुड़ है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10, गरुड़ स्तंभ की स्थापना कहाँ हुई? विदिशा में हुई। किसने कराई? हेलियोडोरस ने कराई। क्यों कराई? क्योंकि वो में विश्वास रखता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 यहां से तैयार है। चलिए अब बात शुरू करते हैं किसकी? शक लोगों की। तो भारत में एक ही प्रश्न सबसे अच्छा है कि भारत में शकों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन सा है? रुद्रदामन है। बस आप इसी पर तैयार रखिए। रुद्रदामन किस वंश से आता है या किस शाखा से, किस विदेशी आक्रमणकारी से है? तो शकों से उसका संबंध और सबसे प्रसिद्ध राजा है। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 12 क्या है? इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इसका उल्लेख जो पहला अभिलेख था, पहले भी हमने आपको लिखाया है, 2 ही अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण हैं जो भारत के दोनों कोनों में मिले हैं। एक आपको याद होगा कलिंग अभिलेख और एक था जूनागढ़ अभिलेख। तो ये दोनों ही भारत के छोर पर हैं और दोनों ही भारत के बारे में बहुत जानकारी दे रहे हैं। तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन के बारे में बताता है कि 150 एडी में वो वहां पर रूल कर रहा है। तो ये जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन का उल्लेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इस तरह से प्रश्न नंबर 12 आपके तैयार होते हैं। शकों के बारे में और जानकारी क्या चाहिए? तो शक संवत से प्रश्न बन सकता है कि इनमें से किसने संवत चलाया तो, या कैलेंडर चलाया तो शक संवत। लेकिन मेरे हिसाब से अच्छा प्रश्न बहुत ज्यादा नहीं है। तो 12 प्रश्न ही आपके यहाँ से अभी तक तैयार हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पहला पर्थियन से है। बहुत चांसेस ज्यादा नहीं है, तो डेटा मैंने पहले से इसको रखा है। सबसे पॉपुलर राजा आप देखेंगे गोंदो फर्नांडिस या फर्नांडिस। ठीक है, तो जी फर्नांडिस नाम। प्रश्न क्या है जो बनता है? ये प्रश्न नंबर 12, 13 हो गया। 14 नंबर का प्रश्न है कि इसके समय में बड़ी घटना क्या घटी? तो सेंट थॉमस नामक धर्म प्रचारक भारत आया। सेंट थॉमस नामक ईसाई धर्म प्रचारक भारत आया। ये भारत के लिए पहली ऐसी घटना थी कि कोई ईसाई प्रचारक भारत पहुंचा है और भारतीयों ने उसे पसंद नहीं किया। शायद ऐसी बात रही होगी, मद्रास में उसको मार दिया गया। किसको? सेंट थॉमस को। पहला पर्थियन कहां से आए? पहला पर्थियन पर्शिया से आए। तो नाम में लग रहा है पहला पर्थियन। पर्थियन का मतलब पर्शियन, यानी ईरान से आए। शक कहां से आ रहे हैं? ये मध्य एशिया से आए हैं, चीन वाले हिस्से से। इंडो ग्रीक से यानी एथेंस से आए, जो भारत की सीमा पर पहले से अलेक्जेंडर के समय से रह रहे हैं। ठीक है, और सबसे अब प्रश्न नंबर 14 बनना शुरू होगा। महानतम राजा कौन है कुषाणों का? तो कुषाणों का महानतम राजा कनिष्क है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, या तो ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट था यहाँ आज की चर्चा में, या भी ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कनिष्क भारत का शकों का भारत में सबसे महत्वपूर्ण राजा ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न है कि ये शक कुषाण किस जाति से हैं? तो मध्य एशिया की यूची जनजाति है। यूची, तो शायद XUI होगा और CHI। अगर चाइनीज में लिखना है तो समथिंग ही नाम बनेगा। तो यूची, या कहीं कहीं YUCH भी है, यूची, जो भी ठीक हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 15, यूची जनजाति या यूची कबीले से बिलोंग करते हैं। क्योंकि चाइनीज है, मध्य एशिया के हैं, तो प्रभाव दिखेगा ही चाइना का। ठीक है, चलिए अच्छा प्रश्न है। कनिष्क का समय पूछेगा आपसे, तो कनिष्क का समय जरूर लिखिएगा। 78 से 105 AD तक का। 78 से 105 AD तक का। ठीक है, 78 क्यों है? ध्यान रखना, शक संवत शकों के नाम से चला। शक संवत शकों के नाम से चलाया किसने? कनिष्क ने चलाया। कनिष्क ने प्रयोग किया है इसका। कब से? 78 AD से। इसलिए शक संवत की शुरुआत कब से होती है? 78 AD से होती है। शकों का नाम जरूर है, प्रारंभ किया है, लेकिन चला नहीं पाए क्योंकि लंबा नहीं टिक पाए भारत में। तो किसने प्रयोग किया फिर? शक संवत कनिष्क ने प्रयोग किया 78 AD से। तो प्रश्न नंबर 14, 15, 16, इसलिए 78 लिखाना जरूरी था, क्योंकि मैंने अभी यहां भी लिखा है आपको AD तक आना है, आपको 1 से 2 AD तक का, इसलिए चर्चा जरूरी थी यहाँ पर। इससे टैली कर गया होगा कि हम किस समय की बात भारत में कर रहे हैं। यानी ईसा मसीह
का जन्म वहां पर यूरोप में हो चुका है, यरूशलेम में। उसके बाद की घटनाएं घट रही भारत में। तो कनिष्क सी, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 हो गया। 17वां बनेगा राजधानी पेशावर और मथुरा। भारत में कौन सी राजधानी है? पेशावर है, पाकिस्तान वाले और अफगानिस्तान वाले बॉर्डर वाले क्षेत्र पर, और ये राजधानी हो गई यहाँ पर मथुरा, भारत में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 17वां 18वां कि बौद्ध संगीति चौथी वाली जो हुई थी उसका संचालक करता या आयोजन करता कौन है? तो कनिष्क है। चौथी बौद्ध समिट आयोजित कराने वाला व्यक्ति, बौद्ध संगति या संगीति आयोजित बौद्ध समिट कराने वाला व्यक्ति। 18वां प्रश्न है कनिष्क से जुड़ा हुआ। ठीक है, कनिष्क के समय की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कनिष्क के समय में सबसे बड़ी विशेषता है, प्रश्न चांसेस अगर थोड़ा डेप्थ जाएगा एग्जामिनर तो प्रश्न बनेगा 19वां, क्या है का यूरोप से सिल्क व्यापार, यूरोप से सिल्क का व्यापार, ये लिखना है आपको अच्छे से। सिल्क का ट्रेड, व्यापार, सिल्क रूट भारत से होकर निकलता था। अगर भारत से होकर निकलता है इसका मतलब भारत से नहीं आया, भारत का नहीं है। तो ये रूट श्रीलंका, चाइना से शुरू होता था, सिल्क आता था और यूरोप जाता था भूमध्य सागर तक, वहां से फिर और आगे। तो भारत इस हिस्से में बीच में पड़ता था, जिसमें उत्तराखंड का हिस्सा भी आता था। ठीक है, तो ये भारत है। और ये कनिष्क आप देख रहे हैं राजधानी पेशावर यहाँ कब्जे में है उसके। तो ग्रेट सिल्क रूट का उसने पूरा पूरा फायदा उठाया है। किसने? कनिष्क। तो यही कनिष्क महानता का सबसे बड़ा महानता का, एक तो बुद्ध धर्म की वजह से, दूसरा उसका जो ग्रेटनेस शुरू हुई है वो उस समय की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हुई है। अब व्यापार से प्रश्न थोड़ा सा मैं यही बता देता हूं क्योंकि बाद में ऐसी कोई चर्चा हमें करनी नहीं है। अब चूंकि सिल्क, इंग्लैंड, यूरोप का सोना कहाँ आ रहा है? सोना लेकर आते हैं ये लोग, भारत से निकलते हैं और वहां से कपास लेकर, कॉटन लेकर, सिल्क लेकर आते हैं। तो भारत को सोना मिलेगा इस समय, जाहिर सी बात है। तो सोने से प्रश्न क्या बनता है? गोल्ड। सोने का मतलब गोल्ड। तो ध्यान रखना, गोल्ड से यहाँ कुछ प्रश्न बनेंगे जो अलग से बॉक्स में बना के लिखोगे, बनता ही बनना है। पहला कि भारत में सोने के सिक्के किसने चलाए? भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले ग्रीक लोगों ने चलाए। तो प्रश्न कितने हो चुके थे वहां पर? लगभग 19। तो 20वां प्रश्न क्या है? 19 20 जो भी समझना हो। सोने के पहले गोल्ड कॉइन्स चलाने वाला व्यक्ति, संस्था कौन सी है या ग्रुप कौन सा है? तो इंडो ग्रीक्स है, पहला प्रश्न बनेगा। नंबर 2, गोल्ड के सबसे ज्यादा प्योर कौन किसने चलाए? तो प्योर वही चला सकता है जिसके पास क्या हो? तो सोना हो, अच्छा खासा मात्रा में सोना है। सोना किसके पास है? जिसके पास व्यापार है। व्यापार किसके पास है? कनिष्क के पास है। तो इसलिए सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स कौन चला देगा? कुषाण या कनिष्क चला देगा। तो प्रश्न नंबर 21, सबसे गोल्ड, प्योर गोल्ड कॉइन्स सबसे ज्यादा किसने चलाए? जिनकी मात्रा में कोई मिलावट नहीं है, जितनी मिलावट जरूरी होती है धातु के तौर पर उतनी ही, उससे ज्यादा मिलावट इसमें नहीं दिखाई देती। तो दूसरा प्रश्न क्या बना? प्रश्न नंबर 21। ठीक है, और तीसरा प्रश्न बनता है सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में गोल्ड कौन किसने चलाए हैं? तो वो जवाब आएगा गुप्तों ने। तो यहाँ गोल्ड कॉइन से भारत के इतिहास में कई प्रश्न 3 बने हैं। तो प्रश्न नंबर 22 ये तैयार है। लेकिन गुप्तों का जो गोल्ड कॉइन है वो प्योर नहीं है, क्योंकि जब तक गुप्त आएंगे तब तक ये व्यापार का पतन हो चुका होगा। इसलिए भारत को उतना लाभ नहीं मिलेगा, गुप्तों को उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो गुप्तों का समय भारत का क्या है? गोल्डन एरा है। तो गोल्डन एरा का मतलब गोल्ड की वजह से नहीं है, वो दूसरे कारण से। लेकिन प्रश्न गोल्ड से जरूर बनता है, प्रश्न गोल्ड से जरूर बनेगा और वो ये है। तो उम्मीद करता हूं कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये वाली 3 प्रश्न यहां पर अब आपके बहुत अच्छे से तैयार है। चलिए, तो इन विदेशियों से और तो कोई प्रश्न बनता नहीं है, लेकिन फिर भी बस एक प्रिकॉशन के तौर पर ले लें। कुषाणों के पास या कनिष्क के पास कई सारे विद्वान हैं, उन विद्वानों से कुछ प्रश्न बने हैं, तो उनसे आप चाहें तो बात कर सकते हैं, जो कि बुद्ध धर्म के एक्सपर्ट भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया था नागार्जुन, शून्यवाद का या जीरोइज्म का नागार्जुन की बात मैंने आपको समझाई थी, इन्हीं के दरबार में रहते हैं। ठीक है, जो चौथी बौद्ध संगीति में भी सम्मिलित होते हैं। क्योंकि कुषाण के कनिष्कों के पास नागसेन है, तो कनिष्क और नागसेन कहाँ जाएंगे? इस चौथी बौद्ध संगीति में भी पासित करेंगे।
एक व्यक्ति और है, वो भी जाएगा क्योंकि वो भी इनके दरबार में है, वसुमित्र, वो भी यहाँ दिखाई देगा। तो एक प्रश्न बन जाते हैं कि कौन कौन उस मीटिंग में शामिल है। तो अश्वघोष और वसुमित्र दो बड़े विद्वान विचारक यहाँ पर। तीसरा नाम मैंने क्या लिया, अश्वघोष का, वो भी है यहाँ पर अश्वघोष। तो कनिष्क के पास कौन कौन है, ये क्वेश्चन यहाँ अब तैयार हो जाना चाहिए आपका। कनिष्क के पास अश्वघोष है नंबर 1, कनिष्क के पास नागार्जुन है नंबर 2, कनिष्क के पास नंबर 3 वसुमित्र हैं। 3 बड़े बौद्ध फिलोसोफर कनिष्क के पास हैं, इसलिए वो रिच आदमी है यहां भी। क्लियर है? चलिए एक लास्ट प्रश्न जो यूपी में रिपीट होता रहा है, तो मुझे लगता है कि प्रश्न कितने हो गए यहाँ पर, 21 यहाँ हो गए थे, 22, 23, 24 प्रश्न तैयार हैं। ठीक है, अब 25 प्रश्न लास्ट प्रश्न बनेगा, यानी विदेशियों से 25 प्रश्न हमने तैयार कर लिए हैं। और वो 25वां है कि इस समय भारत को इन चीनियों ने क्या कहा। इस समय इन भारत में इनको तिएन चू कहा गया है, तिएन चू, टीएन। तो मुझे लगता है जीएन होना चाहिए, जिसको हम टीएन कह रहे हैं। तो चीएन चू, जो भी समझना हो समझ लो। तो यू चू, टीएन चू, इस तरह से आप इन्हें रट सकते हैं। तो ठीक है, प्रश्न नंबर 25वां भी अब तैयार है आपसे। चलिए वापस अपनी प्रीवियस क्लास पे आते हैं। तो देखा मैंने आपको कि विदेशी आक्रमणकारियों से मैंने आपको 25 प्रश्न यहाँ पर तैयार करा दिए हैं। ठीक है, अब देखते हैं देशियों से कितने प्रश्न आपको मिलते हैं। तो देशियों को अब शुरू करें नेक्स्ट स्लाइड से। चलिए देशियों को शुरू करना है तो तैयारी करिए। जैसा मैंने कहा सबसे बड़ा साम्राज्य किसका होगा, मौर्यों के बाद पहला शुंग, कण्व और आंध्र सातवाहन। आंध्र सातवाहन, ठीक है। चलिए पकड़ते हैं इन लोगों को। शुंगों का फाउंडर पुष्यमित्र शुंग, क्वेश्चन नंबर 26वां और यहां से पहला नंबर क्वेश्चन। हाँ, पुष्यमित्र शुंग। राजधानी विदिशा मैंने आपको पहले ही लिखा दी है, तो वो प्रश्न रिपीट हो रहा है केवल। किस धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं वो भी मैंने आपको लिखा दिया है, भागवत धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। और राजा कैसे बना है, तो अंतिम मौर्य राजा, ये प्रश्न नंबर 27वां होगा। अंतिम मौर्य राजा को जिन्होंने मार दिया है, क्योंकि ये उनका क्या है, सेनापति भी है, तो जिसका नाम है बृहद्रथ। बृहद्रथ कौन है? बृहद्रथ मौर्यों का अंतिम राजा, जिसका ये सेनापति है। तो सेनापति ने अपने मौर्य राजा को मार दिया है। ये है कहानी यहां से। अगला प्रश्न है, अब भागवत धर्म का, यानी अगर ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दे रहा है ये व्यक्ति, और ब्राह्मण है तो यज्ञ बनेंगे, यज्ञ है तो इस आदमी को भी यज्ञ करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से यज्ञ कर रहा है, तो अश्वमेघ, जो मैंने आपको लिखाए थे। बहुत समय बाद हिंदुओं को, ब्राह्मणों को अश्वमेघ यज्ञ करने का मौका मिला, और इसका ये संकेत है कि ब्राह्मण संस्कृति या भागवत संस्कृति फिर से स्टैब्लिश होने लगी है। कितने अश्वमेघ यज्ञ कराए हैं? 2। ये प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसने अश्वमेघ यज्ञ कराए? तो 2 अश्वमेघ यज्ञ, जो दिखाता है कि वो फिर से ब्राह्मण संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है। अब यज्ञ होगा तो कोई ना कोई पुरोहित भी होगा, जाहिर सी बात है, यज्ञ में बिना पुरोहित को तो कोई काम होता नहीं। तो इन अश्वमेघ यज्ञों के पुरोहित कौन है? द ग्रेट पतंजलि। ठीक है, पतंजलि ही जिनका आज बाबा रामदेव नाम ले रहे हैं। तो ये यज्ञ के कौन है? ये आयोजन करता तो पुष्यमित्र हो गया, लेकिन जो प्रीस्ट है वहां वो पतंजलि है। ठीक है, चलिए तो पतंजलि से कुछ और प्रश्न भी बनेंगे, वो हम बाद में देख लेंगे। जैसा मैंने कहा राजधानी विदिशा है, विदिशा के पास ही सांची एक जगह है, और सांची का स्तूप भी बनवाता है ये आदमी। सांची स्तूप प्रश्न बनेगा किसने बनवाया, तो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया है, जिससे सिद्ध हो जाता है कि ये भागवत धर्म का सपोर्टर जरूर है, लेकिन बौद्ध धर्म के विरोध में नहीं है, जैसा कि बौद्ध लिटरेचर उस समय का सिद्ध करता है कि बौद्धों के पीछे पड़ गया हाथ धोकर। ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो स्तूपा में उसका योगदान दिखाई नहीं देता। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा उसने
और स्तूप बनवाए वहीं पास में, सब मध्य प्रदेश में ही, भरहूत। अलेक्जेंडर कनिंघम, याद होगा मैंने आपको एंशियंट इंडिया की पहली क्लास में इस व्यक्ति का नाम लिया था, जो ASI का पहला डायरेक्टर भी है। तो भरहूत में एक स्तूपा और बनवा दिया इसने। तो ये प्रश्न 29 यहाँ से हैं, 30 यहाँ से हैं, 31 यहाँ से है और 32 प्रश्न आपके रिवीजन में यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, बाकी प्रश्न केवल रिवीजन है, याद नहीं हो तो कोई समस्या नहीं है। जैसे इसके बाद राजा कौन बना, तो मुख्य राजा अग्निमित्र है। अग्निमित्र से एक प्रश्न बनता है, जो कालिदास उस पर एक स्टोरी लिखेंगे या एक लिटरेचर तैयार करेंगे, मालविकाग्न मित्रम। मालविकाग्न मित्रम संस्कृत में है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको। तो मालविकाग्न में जो अग्निमित्र है वो कौन है, यही राजा है। मालविका एक अलग महिला है, अग्निमित्र से ये प्रश्न बनता है। तो अगर चाहे तो प्रश्न नंबर इसे आप 33वां दे दीजिए, लेकिन उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं लगता मुझे। ठीक है, चलिए और कोई प्रश्न तो नहीं है, फिर भी केवल रिवीजन के तौर पर ले लीजिएगा। प्रश्न बनेगा अंतिम राजा कौन है, देवभूति। नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बताना इसलिए पड़ रहा है कि देवभूति का मर्डर होगा, और मर्डर कौन करेगा, कण्वों का संस्थापक। तो कण्वों का फाउंडर कौन है, वहां से प्रश्न बनेगा, वासुदेव। तो वासुदेव ने किसको मार दिया है, अपने ही राजा देवभूति को, और नए वंश की स्थापना कर दी है। तो और कोई प्रश्न कण्वों से नहीं बनता, तो केवल क्रम बनता है, वो आपको मैं पहले करा चुका हूं। तो प्रश्न नंबर 34 आंध्र सातवाहनों से प्रश्न बनेगा, जरूर बनेगा, बनते रहे हैं। पहला प्रश्न मात्र सत्तात्मक है, उस समय के हिसाब से बड़ी घटना, आज के हिसाब से भी बड़ी घटना, मैट्रियार्कल सोसाइटी है। कैसे पता लगता है कि हर राजा अपने नाम के साथ अपनी मां का नाम प्रयोग करता रहा है, जो आप आगे भी देखेंगे। प्रश्न नंबर 35 आंध्र सातवाहनों को क्यों कह रहे हैं ऐसा, आंध्र भोज भी कहते हैं। भोज का मतलब सबसे बड़ा राजा, ऐसा राजा जिसके चारों दिशाओं में क्या हो, राज्य फैला हुआ हो, तो उनको भोज कहा जाता है। तो भोज बेसिकली टाइटल होता था, ना कि नाम। आंध्र माने आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इनका इलाका है। ठीक है, सात बेसिकली नाम इनका सातवाहन है, मैट्रियार्कल सोसाइटी से। सबसे बड़ा प्रश्न यही बनेगा। चलिए, तो कुछ प्रश्न और तैयार कर लीजिए। राजधानी पूछेगा, पूछता ही है। राजधानी है प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान। प्रश्न नंबर 36वां तैयार है आपका। चलिए, कुछ और प्रश्न। यहां भी कुछ राजा हैं जो क्या करेंगे, यज्ञ करेंगे, अश्वमेध। क्योंकि ब्राह्मण धर्म आगे बढ़ रहा है ना, तो यहां भी कुछ राजा, तो उसका नाम है सातकर्णी। सातकर्णी नामक व्यक्ति या राजा यहां पर क्या कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराता है। चलिए, दो प्रश्न बहुत 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 महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 37वां लिखिएगा। मैं इसको कोई प्रश्न नहीं मान रहा हूं, केवल आपको रिवीजन कराने के तौर पर था। और वो है कि भारत में सबसे पहली बार, भारत में फर्स्ट टाइम भूमिदान, लैंड चैरिटी का रेफरेंस कहां मिलता है। प्रश्न हजारों बार रिपीटेड है। भूमिदान मतलब राजा क्या कर रहा है, भूमि दान दे रहा है। इससे पहले ऐसी कोई उदाहरण नहीं मिलती। ये अलग बात है कि भूमिदान बौद्ध मॉन्क्स को मिला है, बौद्ध लोगों को मिला है और ब्राह्मणों को मिला है। इसका मतलब राजा ने कुछ जमीन इन लोगों को दे दी है कि आप अपना पालन पोषण करते रहिए। अलग बात है सामंतों को नहीं मिली है, लेकिन भारत के इतिहास में माना जाता है कि भारत में ये सामंतवाद का पहला एग्जाम्पल है। सामंतवाद का मतलब होता है कि जब मुख्य राजा अपने अधीन अपनी किसी जमीन को अपने किसी व्यक्ति को दे दे, दान में दे दे, या उसका मालिक बना दे, तो ये मालिक बन जाते थे और वो व्यक्ति राजा के अधीन रहकर उस क्षेत्र का राजा हो जाता था। तो राजा के अधीन अपना राजा, उपराजा मान लीजिए, तो ये सामंतवाद की पहचान होती है। तो भारत में सामंतवाद का जन्म हमें यहाँ से दिखाई देने लगता है। ठीक है, ये पहला अभिलेख है, याद रखना, इसको गलती से भी गलत मत कर देना। ब्राह्मणों भूमिदान को देने का ये पहला साक्ष्य, पहला एविडेंस मिलता है हमें। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी प्रश्न अभी रिपीट हुआ है 1-2 महीने पहले एग्जाम में। यहाँ का एक सबसे पॉपुलर राजाओं में से एक है हाल, इसका नाम ही हाल है। ये एक्चुअली विद्वान लिटरेचरर है। इसने किताब लिखी है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती
ये आपको याद रखनी है। गाथा सप्तशती आपको ये लिखनी है। भाषा कौन सी है वो जरूरी प्रश्न नहीं है, प्राकृत भाषा है। प्रश्न नंबर 38 हाल से आपका तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 38 हुआ। 39वां यहां तैयार कर देता हूं। महानतम राजा याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई समस्या नहीं है, और वो है नाम गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी माता का नाम आ गया, गौतमी का पुत्र कौन है यहाँ पर, फिर से सातकर्णी है। तो अगर ये सातकर्णी है तो ये सातकर्णी फर्स्ट था जो आपने पहले लिखा है। तो प्रश्न नंबर 39 गौतमी पुत्र सातकर्णी से, जो कि आंध्र सातवाहनों का महानतम राजा है। आंध्रों का जो समय है वो महत्वपूर्ण भी है, और कुल मिलाकर 250 वर्ष तक शासन किया, यानी लंबा टेन्योर है, 250 वर्षों तक का शासन है। तो अगर टाइम लिखना ही चाहते हैं तो लिख लीजिए 250 बीसी से 30 बीसी से 250 एडी तक। 30 बीसी से 30 बीसी, यानी ईसा मसीह अभी जन्म नहीं लिए हैं, 30 साल बाद जन्म लेंगे, और वहां से लेकर 250 एडी तक का समय, यानी सबसे लंबा टेन्योर है। ये क्वेश्चन भी एक दो बार बना है। तो प्रश्न नंबर 40 अब आपका तैयार है। भारत के ईसा शताब्दी से प्रारंभ होने के बाद से लेकर 250 सालों तक भारत के केंद्र में कौन रहे हैं, सातकर्णी लोग। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 है। अब ये मुख्य राज्य थे जो मैंने आपको कराए, इसका ये नहीं है कि बाकी राज्य भी नहीं है, बाकी राज्य भी पैदा हुए हैं। तो उस चर्चा को हम थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। तो मैं आपको प्रश्न भी लिखा देता हूं। यहां देखिए, जैसे मैंने कहा ना, शुंग कर्ण आंध्र सातवाहन, एक क्रम नहीं भूलना है, लेकिन प्रश्न नंबर 40-41 जुड़ जाएगा इसमें। और कौन कौन से वंश हैं, तो मैं यहां से इसको यहां ले रहा हूं, लिखिएगा आप लोग। वाकाटक, ये प्रश्न नंबर आपका 41वां तैयार हुआ। वाकाटक यहाँ की अगली क्षेत्र है। ठीक है, बाकी और कोई प्रश्न नहीं बनता। हाँ, अगर अश्वमेध यज्ञ यहां से आगे बढ़े तो अश्वमेध यज्ञ फिर से एक व्यक्ति करा रहा है वाकाटकों में, और वो कौन है, प्रवरसेन नामक। एक नहीं 4 कराए इसने। तो संख्या तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप समझ में आ गया होगा कि ये ब्राह्मण संस्कृति है। तो कौन कौन करा रहा है, शुंग करा रहे हैं, आंध्र सातवाहन करा रहे हैं, और वाकाटक डायनेस्टी में प्रवरसेन नामक व्यक्ति भी अश्वमेध यज्ञ। तो इस समय के 3 राजाओं ने फ्रिक्वेंटली 2-3 बार 4 बार क्या कराए हैं, अश्वमेध यज्ञों का आयोजन कराया है। यहां से प्रश्न बन जाता है। इनका क्षेत्र केवल आपके रेफरेंस के लिए नागपुर में है। ठीक है, तो आप देखिए, शुंग विदिशा की तरफ रूल कर रहे हैं, कर्ण भी विदिशा में रूल कर रहे हैं, आंध्र सातवाहन महाराष्ट्र प्रतिष्ठान में रूल कर रहे हैं, और वाकाटक उसी क्षेत्र में नागपुर में रूल कर रहे हैं। ये दक्षिण भारत की यानी मध्य भारत की स्थितियों को आपको इस पिक्चर दिखाई जा रही है। तो मुझे लगता है कि प्रश्न लगभग 40, 42 और ये 43 प्रश्न यहाँ लगभग आपके तैयार हो जाने चाहिए। ठीक है, तो मौर्योत्तर काल के 2 वंश अब आपके तैयार हैं, जिनसे अधिकतम प्रश्न आपके मुझे लगता है कि तैयार हो चुके हैं। अब सीधा हमें जब चर्चा शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम आपको ले चलेंगे कहां, गुप्तों के पास, क्योंकि अब समय किसका शुरू हो रहा है भारत में, गुप्त काल शुरू होगा। तो गुप्त काल से अगला वीडियो हम लोग तैयार करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि लगभग 28-29 मिनट की क्लास में आपको 42 से 45 प्रश्न कुल मिलाकर हो गए होंगे तैयार, जिसमें से 40 प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। तो रिवीजन करिए, और अगर यही पैटर्न रहा तो निश्चित रूप से जो 12 तारीख को आपका एनटी का एग्जाम है, लोअर पीसीएस उत्तराखंड का, तो अधिकतम प्रश्न आपको वहाँ इसी क्रम में मिलेंगे, जैसा कि कल एफआरओ या रेंजर के एग्जाम में हुआ है। तो इसी उम्मीद के साथ विश यू बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू।